हम देखेंगे कि बिहार की मिट्टी में ऐसा क्या खास था कि यहीं से साम्राज्य खड़े हुए, यहीं पर दुनिया को ज्ञान का रास्ता मिला और यहीं से आजादी की लड़ाई को एक नई दिशा मिली। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। बिहार का प्राचीन नाम मगध। हाँ, मगध। और मगध की पहली राजधानी थी राजगृह, आज का राजगीर। लेकिन फिर राजधानी को पाटलिपुत्र यानी आज के पटना में लाया गया। ये सिर्फ शहर बदलना तो नहीं रहा होगा, इसके पीछे कोई बड़ी सोच रही होगी। हाँ, ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक फैसला था। देखिए, राजगृह 5 पहाड़ियों से घिरा एक अभेद्य किला था, सुरक्षा के लिहाज से बेहतरीन। अच्छा। लेकिन जब मगध की ताकत बढ़ने लगी तो जरूरत सिर्फ सुरक्षा की नहीं बल्कि व्यापार और विस्तार की थी। तो उदयन ने जब राजधानी को पाटलिपुत्र शिफ्ट किया, हाँ, तो उसने मगध को गंगा, सोन और गंडक नदियों के संगम पर ला खड़ा किया। मतलब ये उस दौर का प्राइम रियल एस्टेट था। यहां से आप पूरे उत्तर भारत के जलमार्गों पर, व्यापार पर नियंत्रण कर सकते थे। मतलब मगध की सफलता सिर्फ राजाओं की वजह से नहीं थी। नहीं, ये तो भूगोल, तकनीक जैसे लोहे के भंडार और आर्थिक रणनीति का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन था। एक तरह से प्राचीन भारत की सिलिकॉन वैली और वॉल स्ट्रीट दोनों एक ही जगह पर। क्या बात है, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया। और इस ताकतवर मंच पर सियासत भी उतनी ही निर्मम थी। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे, लेकिन सत्ता के लिए उनके ही बेटे अजातशत्रु ने उन्हें बंदी बना लिया था। बाद में नंद वंश के महापद्मनंद ने तो लगभग पूरे उत्तर भारत को अपने साम्राज्य में मिला लिया। ये महत्वाकांक्षा और ताकत का खेल था जो मौर्य साम्राज्य के लिए जमीन तैयार कर रहा था। और फिर मौर्य आली, चंद्रगुप्त मौर्य और उनके गुरु चाणक्य की कहानी तो हम सब जानते हैं जी। लेकिन जो नाम सबसे ज्यादा गूंजता है वो है अशोक। पर क्या ये कहना सही होगा कि चंद्रगुप्त या चाणक्य के बना अशोक इतने महान बन पाते? नींव तो उन्होंने ही तैयार की थी, है ना? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। देखिए, चंद्रगुप्त ने साम्राज्य को जोड़ा और चाणक्य ने उसे चलाने के लिए अर्थशास्त्र जैसा ब्लूप्रिंट दिया। एक पूरी प्रशासनिक मशीनरी बना दी। बिल्कुल, और वो अशोक के काम आई। लेकिन अशोक की महानता इस बात में है कि उन्होंने साम्राज्य की परिभाषा ही बदल दी। उन्होंने सिर्फ जमीन नहीं जीती, उन्होंने दिलों को जीतने की कोशिश की। सही बात है। और इस बदलाव की वजह बना कलिंग का युद्ध। 261 ईसा पूर्व में हुआ वो भीषण संग्राम, जिसके बाद सम्राट अशोक ने हथियार डाल दिए। हाँ, कलिंग युद्ध में हुए रक्तपात ने उन्हें पूरी तरह बदल दिया। इसके बाद उन्होंने धम्म की नीति अपनाई। अब ये धम्म कोई नया धर्म नहीं था। अच्छा। ये एक तरह का पब्लिक कोड ऑफ कंडक्ट था। वो पत्थरों पर, जिन्हें हम शिलालेख कहते हैं, लिखवा रहे थे, बड़ों का आदर करो, जानवरों को मत मारो, दूसरे धर्मों की इज्जत करो। मतलब एक राजा का अपनी प्रजा के साथ सीधा संवाद। जी, जो उस जमाने में क्रांतिकारी विचार था। और इसके सबूत आज भी बिहार में मौजूद हैं, जैसे चंपारण के लौरिया नंदनगढ़ में मिला अशोक स्तंभ। हाँ, जब आप उसे देखते हैं तो आप सिर्फ एक पुराना खंबा नहीं बल्कि हजारों साल पहले दिए गए शांति और सहिष्णुता के संदेश को देख रहे होते हैं। बिल्कुल, ये बिहार की धरती से निकले एक ऐसे विचार का प्रमाण है जिसने पूरे उपमहाद्वीप पर अपनी छाप छोड़ी। विचारों की बात चली है तो मगध में सिर्फ साम्राज्य ही नहीं, दुनिया के कुछ सबसे अनोखे राजनीतिक प्रयोग भी हुए। जब पूरी दुनिया में राजशाही का बोलबाला था, तब बिहार में एक ऐसी जगह थी जहां लोग अपना शासक मिलकर चुनते थे, वैशाली। और ये बात मुझे आज भी हैरान करती है। हम स्कूल में हमेशा ग्रीस और रोम के लोकतंत्र के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन उनसे भी सदियों पहले वैशाली में दुनिया का पहला गणराज्य फल फूल रहा था। तो वहां कोई एक राजा नहीं था? नहीं, शासन किसी एक राजा के हाथ में नहीं, बल्कि एक गण परिषद यानी एक असेंबली के हाथ में था। ये उस समय के लिए एक असाधारण विचार था। और वैशाली सिर्फ राजनीतिक केंद्र नहीं था। नहीं, ये जैन और बौद्ध दोनों ही धर्मों के लिए एक पवित्र जगह थी। ये दिखाता है कि वहां विचारों की कितनी स्वतंत्रता थी। हाँ, और बिहार की धरती की यही खासियत रही है। ये 2 महान धर्मों की उद्गम स्थली है। बिल्कुल। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म वैशाली के पास कुंड ग्राम में हुआ और उन्हें निर्वाण पावापुरी में मिला। दोनों ही जगह बिहार में है। और बौद्ध धर्म की कहानी तो बोध गया के बिना अधूरी है, जहां पीपल के पेड़ के नीचे राजकुमार सिद्धार्थ को ज्ञान मिला और वो भगवान बुद्ध बन गए। जी। और तो और बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद पहली बौद्ध संगीति, मतलब बौद्ध धर्म का पहला महासम्मेलन भी, वो भी मगध की राजधानी राजगीर में ही हुआ। तो आप देखिए,
एक ही भूमि पर राजनीति की शक्ति यानी साम्राज्य भी अपने शिखर पर है। और अध्यात्म की शक्ति यानी अहिंसा और करुणा के विचार भी यहीं से पूरी दुनिया में फैल रहे हैं। और ज्ञान सिर्फ आध्यात्मिक नहीं था, ये अकादमिक भी था। दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक नालंदा विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। नालंदा सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं था, वो ज्ञान का एक वैश्विक शहर था। आप कल्पना कीजिए, एक ऐसी जगह जहां 10,000 छात्र रहते थे, 2,000 शिक्षक थे, और लाइब्रेरी की इमारत 9 मंजिला थी। हाँ, जिसका नाम धर्मगंज था। यहाँ चीन, तिब्बत, कोरिया, इंडोनेशिया, कहाँ-कहाँ से लोग पढ़ने आते थे। और वहां सिर्फ धर्म की पढ़ाई नहीं होती थी, है ना? बिल्कुल नहीं। वहाँ खगोल विज्ञान, चिकित्सा, तर्कशास्त्र, गणित सब कुछ पढ़ाया जाता था। कमाल है। और नालंदा अकेला नहीं था। भागलपुर के पास विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, जिसे पाल वंश के राजा धर्मपाल ने बनवाया था। अच्छा। वो खास तौर पर तंत्र और दर्शन के अध्ययन का एक बड़ा केंद्र था। कहते हैं, जब बख्तियार खिलजी ने नालंदा की लाइब्रेरी में आग लगाई तो वो 3 महीने तक जलती रही। 3 महीने तक? सोच कर ही तकलीफ होती है। कितना ज्ञान और कितनी विरासत उस आग में हमेशा के लिए खो गई होगी। मौर्य और गुप्त वंशों के बाद पाल वंश ने ही बिहार की इस बौद्धिक विरासत को लंबे समय तक संभाले रखा। उनके संस्थापक गोपाल थे। पाल राजाओं ने कला और शिक्षा को काफी संरक्षण दिया। बिल्कुल। नालंदा और विक्रमशिला उन्हीं के दौर में अपने चरम पर थे। लेकिन मध्यकाल में बिहार के इतिहास का एक ऐसा किरदार है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। शेर शाह सूरी। हाँ, सासाराम में जन्मे शेर शाह सूरी। उनका मकबरा आज भी सासाराम की शान है। उनका शासनकाल तो बहुत छोटा था, सिर्फ 5 साल का। लेकिन उनका असर सदियों तक रहा। वो कैसे? शेर शाह का असली कमाल ये था कि उन्होंने समझा कि एक साम्राज्य सिर्फ तलवार से नहीं, बल्कि एक स्थिर अर्थव्यवस्था और तेज संचार से चलता है। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन। एग्जैक्टली। उन्होंने जो ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई, वो बंगाल से पेशावर तक जाती थी और आज भी हमारे नेशनल हाईवे का हिस्सा है। और सिर्फ सड़क ही नहीं, उन्होंने जो चांदी का रुपया चलाया, हाँ, वो इतना मानक और शुद्ध था कि मुगलों और बाद में अंग्रेजों ने भी उसे ही अपनाया। आज भी हमारी मुद्रा रुपया कहलाती है। सही बात है। तो एक तरह से उन्होंने आधुनिक भारतीय प्रशासन की नींव रखी थी। बिल्कुल। उनके बनाए हुए सिस्टम इतने अच्छे थे कि उनके दुश्मनों को भी उन्हें अपनाना पड़ा। ये दिखाता है कि अच्छा प्रशासन सबसे शक्तिशाली हथियार होता है। और अब आते हैं आधुनिक इतिहास के उस मोड़ पर जिसने भारत की किस्मत बदल दी। 1917 का चंपारण सत्याग्रह। बहुत महत्वपूर्ण। ये नील की खेती से जुड़ा था, जिसे तिनकठिया प्रथा कहते थे, जिसमें किसानों से जबरदस्ती उनकी सबसे अच्छी जमीन के 3/20 हिस्से पर नील उगवाया जाता था। चंपारण सिर्फ किसानों का एक आंदोलन नहीं था, ये भारत में गांधी जी के सत्याग्रह का पहला सफल प्रयोग था। पहला सफल प्रयोग? जी, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद ये पहली बार था जब उन्होंने अपनी अहिंसक प्रतिरोध की तकनीक को भारतीय जमीन पर आजमाया और वो कामयाब रहे। इसी आंदोलन के लिए गांधी जी पहली बार बिहार आए। एक छोटे से इलाके में शुरू हुए इस आंदोलन ने उन्हें पूरे देश का नेता बना दिया। बिल्कुल। इसने न केवल गांधी जी को महात्मा के रूप में स्थापित किया, बल्कि इसने बिहार के कई नेताओं को भी राष्ट्रीय मंच दिया। जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाँ, सारण के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, ये सब इसी आंदोलन की देन है। और ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आगे चलकर आजाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने। मतलब चंपारण ने भविष्य के नेतृत्व की एक पूरी पीढ़ी तैयार कर दी थी। सही कहा आपने। तो हमने प्राचीन मगध से लेकर गांधी जी के चंपारण तक का सफर तय कर लिया। अब जरा उस बिहार की बात करते हैं जिसे हम आज के नक्शे पर देखते हैं। इसका आज का स्वरूप कैसे बना? इसकी भी एक दिलचस्प कहानी है। लंबे समय तक बिहार विशाल बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। अच्छा। एक अलग पहचान के लिए लंबा संघर्ष चला और आखिरकार 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर एक नए प्रांत का दर्जा मिला। इसीलिए 22 मार्च को आज भी बिहार दिवस मनाया जाता है। जी, लेकिन ये सफर यही खत्म नहीं हुआ। 1936 में उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया। और फिर आजादी के कई साल बाद 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिणी पठारी हिस्से को अलग करके झारखंड नाम का एक नया राज्य बनाया गया। वे विभाजन दिखाते हैं कि समय के साथ इस क्षेत्र की प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक जरूरतें कैसे बदली। बिल्कुल। खासकर झारखंड का अलग होना,
जो खनिज संपदा से भरपूर एक आदिवासी बहुल क्षेत्र था, एक बड़ा बदलाव था। इतनी सारे विभाजनों और बदलावों के बावजूद एक चीज है जो स्थिर रही, राजधानी पटना। सही बात। प्राचीन पाटलिपुत्र से लेकर आज के पटना तक ये शहर हमेशा इस क्षेत्र का दिल बना रहा। हाँ, पटना का ऐतिहासिक महत्व कभी कम नहीं हुआ। ये मौर्यों, गुप्तों, पालों और शूर्यों की सत्ता का केंद्र रहा और आज भी आधुनिक बिहार का प्रशासनिक और सांस्कृतिक केंद्र है। इसकी निरंतरता इस शहर की गहरी ऐतिहासिक जड़ों को दिखाती है। ये सिर्फ एक राज्य की कहानी नहीं है। नहीं, ये भारत की कहानी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे ये भूमि साम्राज्यों के उत्थान और पतन, ज्ञान के उदय और विचारों की क्रांति की गवाह रही है। चाहे अशोक का धम्म हो, बुद्ध का ज्ञान हो, चाणक्य की कूटनीति हो या गांधी का सत्याग्रह। एग्जैक्टली, इन सभी की जड़ें इसी मिट्टी में हैं। ये कहानी बताती है कि कैसे एक ही जगह राजनीति, अध्यात्म, शिक्षा और सामाजिक बदलाव का ग्लोबल सेंटर बन सकती है। सही कहा। ये सिर्फ अतीत की कहानी नहीं है, ये एक विरासत है। और अब श्रोता के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। हमने देखा कि बिहार ज्ञान, नवाचार और शासन का एक प्राचीन वैश्विक केंद्र था। नालंदा दुनिया भर के विद्वानों को आकर्षित करता था और वैशाली ने गणतंत्र का पहला पाठ पढ़ाया। आज के संदर्भ में बिहार अपने इस ऐतिहासिक गौरव से क्या सीख सकता है और भविष्य के लिए कैसे प्रेरणा ले सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना चाहिए।